was the partner sharing profit and losses in the ratio 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. With capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. With capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. लिखा नंबर 1 सॉरी उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस distribute profit and losses in following situation. In following situation. Number one. Number one. Partnership deed is silent. Partnership deed is silent. Partnership deed is silent. Partnership deed is silent. And interest on capital सॉरी मैं सेंटेंस में गलती हुई प्लीज ऐसे लिखो if the partnership deed is silent as to interest on capital as to interest on capital and the profit for the year is 20,000 is 20,000 लिखा केस टू लिखो if the partnership deed provides that if partnership deed provides that interest on capital at 6% 6% and loss for the year is 15,000 and loss for the year is 15,000 15,000 number 3 if partnership deed provides interest on capital 6% interest on capital 6% and profit for the year rupees 21,000 21,000 और लास्ट 21 last if partnership deed provide for interest on capital 6% and profit for the year 15,000 and profit for the year 15,000 15,000 देखिए यहां पे प्लीज ध्यान देना अच्छे से व्हाट इज आयुषी धन्य जालो में देखो सुनो अभी केस 1 में प्रॉफिट कितना हुआ है
मतलब ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट केस 1 में 20 है, 20 है। प्लीज ध्यान दो, कोई लिख के नहीं लेगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है आज की, एग्जाम नहीं, एग्जाम रिलेटेड नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। अब बताओ बेटा, पहले ऑप्शन में बोला है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है या नहीं होता है? बोलो सब लोग। नॉट अलाउड नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो यहां पे लिखोगे नहीं, ये नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया? तो फिर इनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली पूरा शेयर 20,000 ही बचेगा कि नहीं, है ना? तो अब 20,000 को मुझे ए और बी को बांटना है, राइट? तो कैसे बांटूंगा? पीएसआर दिया ना प्रॉब्लम के शुरुआत में, दिया है कि नहीं, बोलो ना। हाँ, तो ए को जाएगा 8, बी को जाएगा 12। ये सबको समझा क्या? राइट। अब नंबर 2 क्या हुआ भाई, हो गया ना? हाँ, अभी नंबर 2 देखो। अरे पीएसआर शुरुआत में दिया ना, पहले सेंटर 2:3 दिया है। अब ध्यान से सुनो, दूसरा वाला पॉइंट खुद के अक्षर नहीं समझ रहे तो सर है, बोलो। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड 6% इंटरेस्ट एंड लॉस इज 15,000। सब लोग देवियों सज्जनों ध्यान दो, यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे 15,000 क्या है बच्चा, लॉस। अब देखो कायदे को समझना कितना जरूरी है। यहाँ पे भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, बराबर है कि नहीं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं आप इंटरेस्ट दे सकते हो, पर ये अलाउड नहीं रहेगा। क्यों? अरे है ही नहीं अपने में, लॉसेस है ना प्रॉब्लम में। अरे बाळांनो, विहिरीत पाणी नाही तर पोऱ्यात येईल का? बिजनेस में अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो इंटरेस्ट दोगे कहां से? समझ में आया? क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो बचेगा। नेट प्रॉफिट कहां पे जाता है? अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन में जाके बांटते हो। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो बांटेंगे क्या? बोलो रे, नहीं बांटेंगे। तो फिर मुझे बताओ, ए और बी को क्या बटेगा बेटा? लॉस। कितना लॉस बटेगा? 15,000। ये 7.5 कैसे? अरे 2:3 रेशियो है ना बेटा। हाँ, और ये भी क्या बेटा? लॉस। ये समझा या नहीं बताओ? पार्टनरशिप डीड बोल रही थी कि इंटरेस्ट दे दो, पर इंटरेस्ट देने के लिए हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो मिलेगा? वेरी गुड। अभी नंबर 3 सुनो। अब नंबर 3 सुनो, प्रॉफिट कितना है बेटा, बोलो। 21,000 प्रॉफिट है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट दे सकते हो नहीं दे सकते? दे सकते हो, इट इज अलाउड। तो कितना है इंटरेस्ट, बोलो। इसका कैपिटल कितना है? क्वेश्चन में दिया ना ऊपर, 2 लाख। 2 लाख का 6%, 12,000। वाई का, अच्छा एक्स वाई ए बी जो भी है, एक्स एंड वाई से, अच्छा सब जगह एक्स वाई। हाँ बोलो। 1 लाख है, उसका 6% बेटा 6,000। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर 50,000 चला गया तो प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा? आपका प्रॉफिट 21 हुआ है, 18 चला गया, 3 बचेगा। तो बटेगा कितना, 21 या 3? 3। तो एक्स को कितना जाएगा बेटा, y को कितना जाएगा? एक्स 3:2 ना बेटा, 1200 800। अंडरस्टैंड? ये 3:2, यहां तक समझी कहानी? अब आगे हम लास्ट स्टेज, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बच्चा प्रॉफिट हुआ है 15,000, हुआ है कि नहीं? अब ध्यान दो, केस 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। कैपिटल 15,000 हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो आईओसी जो है वो 12 और 6 आना चाहिए कि नहीं? प्रॉफिट तो है, लेकिन आपको 12 और 6 होने के लिए आपके पास 18,000 है क्या? तो कोई बताएगा इसमें क्या लॉजिक यूज होगा? अब लगाओ दिमाग, देखो ये केस तो बहुत इजी था, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, विषय खत्म। यहाँ पे डीड बोल रही है लेकिन लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए बांट दिया। यहाँ पे प्रॉफिट डीड बोल रही है पर प्रॉफिट इतना नहीं है। अब बोलो बेटा, इस केस में उनको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो लॉजिकली इंटरेस्ट कितना देना लगते थे हम? 18। 18 देना लगते थे कि नहीं? पर 18 है क्या? तो यहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा
अप टू 15,000, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 15। तो अभी कैसा बांटेंगे, लेकिन दो लोग तो अलग अलग है, 10 और 5। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं रहेगा। 15 बढ़ गया ना भाई, 15 में से 15 इंटरेस्ट चले गया तो नेट प्रॉफिट कितना बचा, 0। समझे या नहीं? मजा आया थोड़ा, दिमाग को खुराक मिली कि नहीं मिली? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट वाला नहीं समझा। अरे बेटा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है तो पहले केस में खाली पार्टनरशिप डीड नहीं थी, सेकंड थर्ड फोर्थ में पार्टनरशिप डीड थी, तो आपने इंटरेस्ट देना चाहिए, राइट? पर सेकंड केस में क्या हुआ हमारा प्रॉब्लम, बोलो? हमारी इच्छा तो बहुत थी पर बिजनेस में क्या हुआ, लॉस। थर्ड केस में हमारी इच्छा भी है प्रॉफिट भी है तो दे दिया इंटरेस्ट। फोर्थ केस में इच्छा है, प्रॉफिट नहीं है जितना चाहिए, फिर क्या करोगे बोलो? प्रोपोर्शनेट बांट दोगे, बराबर, क्योंकि अपने पास 15,000 ही है। अपने को ब्याज के लिए कितना लग रहा है बेटा, 18 लग रहा है कि नहीं? थर्ड केस देखो, 12 और 6 कितना लग रहा है, 18। उसका रेशियो क्या है बेटा, हाँ 3:2 है, तो उस रेशियो में बांट दिया उसको, 3:2 में। या अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है, राइट? नहीं नहीं, 2:1 में बांट दिया, राइट? सो दैट इज 10,000 और 5,000। लेकिन ये इंटरेस्ट क्यों कम दिया उनको? पैसे नहीं है, ब्याज देने के लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 18। 18 हुआ क्या, हुआ कितना, उतना बांट दिया। विषय करो, मजा आया? अभी फंडामेंटल क्लियर, लिख लो। अरे बच्चा, बोला बोला बोला, मनात ठेवू नका, अर्धवट विचारू नका। ये 2:1 कैसे निकाला है, मैं ये पूछोगे आप? कैपिटल के रेशियो में बांटा है। कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख, 2:1। समझे? या 12 या 6 देख लो भाई, ऊपर का इंटरेस्ट 12,000 6,000 है ना। अरे कैपिटल पे से ही निकाला ना, कैपिटल का रेशियो लो या इंटरेस्ट को लो, बोथ आर सेम। और पब्लिक समझे क्या? चलो।
गया है तो बताओ, फिर आगे जाते हैं। हो गया भाई लोग? चलो, हो गया है सबका? ऑल ऑफ यू डन? चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हेलो हेलो। हाँ। अब जो एक ही चीज है, आपको मैंने उस दिन भी लिख के दी थी, अभी भी बता रहा हूं। एडिशनल कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है बेटा, वो डेट दे दे तो बहुत अच्छा है हमको। और अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट इज टेकन फॉर 6 मंथ। और अगर ओपनिंग कैपिटल पे तो साल भर का रहेगा, लॉजिकल है। एडिशनल पे डेट नहीं दी तो 6 मंथ है, डेट दी तो जितना समय है उतना। और क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। 31 मार्च से 31 मार्च कितने दिन लोग? जीरो ना। चलो, अब आपको एक टेबल मैंने उस दिन लिख के दिया था, आज फिर से समझा रहा हूं। व्हाट इज इट? वो कौन से मंथ्स लेते हैं, कितने मंथ्स लेते हैं, याद है? तो लिख लो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग में ही दिक्कत आती है कि ड्राइंग की विड्रॉवल डेट अलग अलग होती है। याद है कुछ? लिखो। नंबर वन, फिक्स अमाउंट withdrawn at the beginning of every month। उस केस में देखो, ड्राइंग का अमाउंट जो है वो लोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, मतलब टोटल ड्राइंग साल भर की लेना है, मल्टीप्लाइड बाय आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल कम 6.5/12। क्या लेना है बेटा? 6.5/12। अगर यही बेटा मिडल है, मिडल ऑफ मंथ, पहले देख लो, तो इसको लेना है बेटा 6/12। कितना लेना है? 6/12। और यही बेटा एंड ऑफ मंथ है, बोलो बच्चा, 5.5/12, राइट। और ऐसे ही क्वार्टरली रहेगा। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर
तो बेटा लेना है इसको 7.5। इसका लॉजिक भी बता दूंगा 5 मिनट में, बोलते आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं। मिडल ऑफ क्वार्टर है, मिडल ऑफ क्वार्टर है, तो लेना है बेटा 6/12। और एंड ऑफ क्वार्टर है, बोलो 4.5। चलो इसका लॉजिक सुन लो सब लोग। बेटा एक महीना एवरेज पीरियड है तो उसका आधा 0.5 होता है, तो ऊपर शुरुआत में ले लिया तो वो 0.5 ऐड हो गया, जनरली 6.5 ऐड हो गया 6.5। मिडल इज 6 और एंड 0.5 कम हो गया 5.5। वैसे ही एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 6 अपना बेस है, तो मिडल है तो 1 बिगनिंग है तो 1.5 ऐड हो गया 7.5। मिडल है तो 6 ही रहेगा, और एंड है 1.5 माइनस हो गया 6 में से, कितना बचा? 4 पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ? अरे बेटा ये कभी नहीं बदलता है, मिडल में ले लो आप, बिगनिंग में लोगे तो एंड में होगा तो माइनस होगा। क्या ऐड होगा? मंथ यानी 1, क्योंकि मैं 12 से डिवाइड कर दूं ना, मंथ यानी 1, तो मंथ का एवरेज क्या होगा? 0.5। बिगनिंग में लोगे तो 6 प्लस 0.5 6.5, एंड में लोगे तो 6 माइनस 0.5 5.5। क्वार्टर कितना महीना? 3 महीना, 3 महीने का डिवाइड कितना हुआ? 1.5। तो बिगिनिंग यानी क्या? 6 प्लस 1.5 7.5, और एंड यानी क्या? 6 माइनस 1.5 4.5 रहेगा। ये मैथ्स है, ये लिख लो। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बोर्ड पे स्क्रीन पे निकाल के, आपको उसका इंटरेस्ट निकालना है। निकाल पाओगे? पक्का? चलो देखते हैं। इन्होंने क्या किया, इस बार इंटर का रिजल्ट बहुत धांसू आया है। जो लोग फाउंडेशन 3 अटेम्प्ट देके पास हुए, वो इंटर पहले अटेम्प्ट में हो गए। बोल तो आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देश को चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्याएं ज्यादा चाहिए, समझे आप? और दूसरी चीज, अब आ गया इंस्टीट्यूट को बहुत कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट से, ACCA CPA वगैरह। CMA भी टप दे रहा है इंस्टीट्यूट को। तो अब इंस्टीट्यूट के पास क्या चाह रहा है बेटा? रिजल्ट अच्छा निकालो, और दूसरा नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ाओ। जॉब तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो फिर जिस जॉब में ACCA वगैरह कुछ भी ले रहे हो, CMA ले रहे हो, उससे अच्छा CA करो। एटलीस्ट CA इंटर वाले को CA में इक्वल है, तो उतना ये करो। तो आप सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज क्योंकि कल जब मैं रिजल्ट के मैसेज आ रहे थे ना, एक तो ऐसा लड़का पास हुआ, मुझे नाम नहीं बोलूंगा मैं, और कहीं तुम्हारा निकला खास, तो वो फाउंडेशन 2 बार फेल हुआ है, अपने ही पास था, और क्या कि फाउंडेशन पास हो गया, फिर इंटर की तैयारी चालू की। दोनों ग्रुप निकाला है, 3 विथ 3 सब्जेक्ट एग्जामिशन। हाँ, तो बोलने का मतलब क्या है, रिजल्ट उतना अच्छा पहली बार आया इंटर का, ठीक है? तो आपका भी आएगा फाउंडेशन का ऐसे ही। लिखो, ये करके बताओ मुझे, कोशिश करो, नहीं आया तो मैं हूं ना। बेसिक बता देता हूं एक, दिख रहा है कि नहीं? लाइट बंद करा, ठीक है? मैं गंदा हो गया, ठीक है चल। तो सुनो बेटा, 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है वो। अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करेगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ करेगा, और एंड ऑफ ईच मंथ करेगा तो कैसे रहेगा? तो बेटा पर मंथ 10,000 यानी साल का 1/20 हो गया,
एक 20 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 तक का दिया है ऊपर, और बाकी तुम दिमाग लगाओ तीन ऑप्शन को क्या लेट लोगे। एक में 6/12, एक में 6.5, जो तुम्हारा, मुझे क्या मालूम। क्वेश्चन न लिहिता डायरेक्ट काढा, काही प्रॉब्लेम नाही। करो सब लोग। कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे बेटा सीए ला, उलट तुम्ही वर्गात आणत नाही ते अलाउड नाहीये।
दूसरे का सी 5,500, दूसरे का 6,000, दूसरे का भी 4,800, दूसरे का सी 3,600। अब सही कयामत शुरुआत होने वाली है जो किसी को भी नहीं आने वाली है। किस बोलो तुमने से निकाला, बोलो ना, आंसर बोलो। 4 डा 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 डा। तो ये वाला कौन सा था भाई? थर्ड ना? कैसे निकाला बोलो? देखो तीसरा 50,000 फॉर 6 मंथ पीरियड, बराबर है। तो बेटा उसका जो वैल्यू इंटू 10% रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना किया, मल्टीप्लाइड बाय 6 गलत हो गया, 6.5/12। 6 महिने आहे ना बेटा, 6 महिन्याचा ऍव्हरेज किती आला? 3 आणि 0.5। हा 2625 इज करेक्ट आन्सर। बघा व्हेरी गुड, 250 इज सेकंड। यस एकच नंबर। बघा बघा जिनको नहीं समझा समझो। पहले 15,000 समझा सबको, 15,000 इंटू 6 मंथ यानी 90,000 हो गए। 90 हो गए, तो तीनों जगह 90,000 तो फिक्स है, 10% भी फिक्स है। अब भैया ये 6 मंथ वाला है, तो साल भर 6 है तो 3 मंथ एवरेज कितना है? 3 मंथ। अगर मैं 12 ले रहा हूँ तो 3.5 ऐड कर दो, 3.5/12 मिडल है और एंड है तो 2.5/12 ऐसे था, जाने दो। अब ये सबसे इजी है, 2.5 लाख रुपया। 6 मंथ ले लो बेटा, 12,500। ये डी वाला है ना, इसमें क्या तो बिगनिंग या कुछ भी नहीं देते तो इसको साल भर का भी ले सकते हो, लेकिन 6 मंथ का लेता है। यस चलो मजा। अब मैं एक चीज सिखा रहा हूँ लास्ट, ये सब कि जब आपके ड्राइंग्स फिक्स है, हर महीना इतना ही लूंगा, हर क्वार्टर इतना ही लूंगा, साल का इतना, पर ड्राइंग वेरिएबल भी हो सकती है ना? तो तब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालते हैं। कौन से मेथड से? प्रोडक्ट। एक दिन बताया था, प्लीज बताना, लिख लो लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। Calculation of drawing by product method. Calculate interest on partner's drawing at the rate 15%. Calculate interest on partner's drawing at the rate 15% if he is ending on 31st December. 31st December. यहाँ पे Feb 1 भाई ने लिया 20,000, May 1 को लिया 50, जून 30 को लिया 20, अक्टूबर 31 को लिया 60। अब जो बेवकूफ 12th वाली बैच में और चले गए कि हमारा हो गया ये, तो ये मैंने कुछ सिखाया नहीं था पहले, समझे कि नहीं? मम बोलो बस। दिसंबर 31 है 20, राइट? अब प्रोडक्ट में तो क्या होती है सीख लो, बताया था एक दिन, अभी वापस बता रहा हूँ, ध्यान दो बेटा। ये आपके सिलेबस में से अकाउंट करंट टॉपिक निकल गया इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है,
देखो अभी, डेट ऑफ ड्राइंग्स इजी होती है मेथड, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, नंबर ऑफ मंथ्स पेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है बच्चा, वो बेटा इंटरेस्ट, और फिर प्रोडक्ट। सब लोग ध्यान दो, एकदम बढ़िया से, कोई लिख के नहीं लेगा। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर हम वो एक बचा हुआ प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। देखो अभी, देखो अभी, फेब फर्स्ट, ध्यान दो सब लोग। फेब फर्स्ट को कितनी ड्राइंग ली है भाई ने? 20। प्रॉब्लम का साल कब खत्म हो रहा है? तो फरवरी से दिसंबर तक कितने महीने बाकी है? 11। समझ में आया? अब क्या करते हैं बेटा, 20,000 इंटू 15%, 15% समझा, इंटू 11 महीना, ऐसे कितना आता है बोलो? 2,750। तो ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है। अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या होती है? 20,000 इंटू 11 करके बोलो कितना आएगा? 220 आएगा। 220 आएगा ना? ठीक। चलो मैंने कैसे निकाला बताओ? 20,000 इंटू 15% इंटू 11/12, बोलो। 2,750। ऐसे आप पांचों के निकाल लोगे और उसकी टोटल करोगे, ठीक है? ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। और प्रोडक्ट मेथड क्या होती है? अमाउंट इंटू मंथ्स का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का। 2 20 है, 2 20 आएगा ना? बस ये बना के दो, फिर मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। करो। February 1st, May 1st, फिर June 30, October 31, December 31। लो। हाँ जी। कल डेट ऑफ ड्राइंग February, अमाउंट 20,000। फिर बेटा नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकाले? दिसंबर, फरवरी से दिसंबर काउंट करने का। इसकी इजी मेथड क्या है? 1 फरवरी यानी एक महीना हो गया, 12 में से एक महीना गया, कितना रहेगा? 11। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अभी इंटरेस्ट कैसे निकाला? 20,000 ड्राइंग का अमाउंट है, 20,000 है कि नहीं? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15 दिया है क्वेश्चन में मैंने। अरे देखो 15% दिया है क्या? दिया है कि नहीं? इंट 11/12, 11/12 कहां से है? 12 महीने साल के, महीने कितने बच गए? भाई ने अगर फरवरी में ड्राइंग ली होगी तो 11 महीना पैसा यूज किया होगा कि नहीं बिजनेस का? तो 11 महीना। तो वो आंसर। प्रोडक्ट क्या है उसका यूज बाद में बताऊंगा, आप खाली निकालो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ड्राइंग इनटू मंथ्स। क्या था आपका क्वेश्चन? 15 दी क्वेश्चन में, मन से नहीं लेना है। नहीं दिया क्या मैंने? अरे पहली लाइन लिखी ना बेटा। नहीं दिया? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% दिया है ना? 15% मन से मत लो बेटा।
10,750। और बेटा, और ये प्रोडक्ट की इंटरेस्ट कितना ही आता है? कैसे आता है देखो, 860 लेने का इंटू 15% लेने का, 1 मंथ है तो 1/12, ये पूरे साल भर का है, इसलिए 1/12। बोलो, समझा? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये नहीं, अरे ये आपने मैथमेटिकली निकाला, ये प्रोडक्ट मेथड है, आंसर विल बी सेम। मैंने जो इंटरेस्ट के कॉलम में निकाला वो नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करके निकाला, दैट इज PNR फॉर्मूला। अमाउंट प्रिंसिपल लिया अपन ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, टाइम लिया। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं, और प्रोडक्ट को रेट से 1 मंथ ही लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया होता है 12 से, इसलिए 1 मंथ टाइम लेते हैं उसको। ये प्रोडक्ट कैसे आता है, अमाउंट पर मंथ का मल्टीप्लीकेशन, तो उसको वापस मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 1/12 लेते हैं उसको। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस मेथड। ये बेसिक टॉपिक था। अभी अपना एक पार्ट रह गया जो मुझे याद आपने दिलाया, वो एक प्रॉब्लम है। मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका वीडियो नंबर बोल दूंगा। आज आप सबको जो 12th वाले हैं वो घर पे गए कि आप उसको लिखोगे बुकलेट में, या पहले लिखा है तो ठीक, एंड देन यू आर गोइंग टू आस्क मी डाउट। अच्छा, कल का प्लान थोड़ा सा बदला है, तो वो कल ऐसे रहेगा कि मैम लॉ के ज्यादा समय ले लेंगे लेक्चर, और टेस्ट बाद में होगी। आपके जो ये है, मैम का ज्यादा समय, दीपेश सर और वैभव सर, तीनों का ही क्लास रहेगा, मेरा कल नहीं रहेगा, कल टेस्ट नहीं है। और काय हे ठेवेल नंतर संध्याकाळी 5ला पेपर तयारच आहे माझ्याकडे. हा, तर फक्त हो सगळ्यांसाठी होते, पण तो प्रॉब्लेम असा आहे की मॅम मॅमच्या काहीतरी इमर्जन्सी मध्ये परत हॉलिडे होणार आहेत, तर त्या केसमध्ये मी 3-3 तास घेणार आहेत पुढच्या वीक मध्ये। तो टेस्ट हम ये करते हैं जो भी है सर। ठीक है ठहरना रे भाई। हाँ, चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। कौन सा था बेटा प्रॉब्लम? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नहीं सिखाया था, ठीक है। तो बेटा उसको बोलते हैं, सुनिए ना बेटा, उसको बुकलेट थर्ड है, देवा बुकलेट नंबर 3। हम्म 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 हम्म। यही था ना? चलो बेटा, जनरली क्या होता है कि एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट सिस्टम, इंस्टीट्यूट, दे प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी वो डबल एंट्री पूरा फॉलो करते हैं। अभी तक के एनजीओ जितने भी थे वो क्या बनाते थे, कैश बुक। हम फाइनल अकाउंट किस पे से बनाते थे, रिसिट पेमेंट। तो ये जो प्रॉब्लम है फंड अकाउंटिंग, ये एक ही प्रॉब्लम है पूरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, और आया भी यही है एग्जाम में, 2 बार जब भी पूछा था, खाली अमाउंट बदल के। तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है, खाली एक्सप्लेन करना बाकी है। एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करिए समझ में आता है तो। मैम का समय हो गया है, नहीं तो फिर कल मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कर दूंगा पहले 10 मिनट में। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप देख सकते हो, जो एनपीओ रेगुलर चल रहा था उसमें। तो देखिए यहाँ पे, हाँ इधर देखिए, पेज नंबर बोलो भाई। बहुत पीछे है, चलो आ जाए।
दो। ए बेटा, इधर देखिए, इसका थ्योरी क्या है पहले समझो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, राइट। जनरली क्या होता है बेटा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं वो आपको पहले चैरिटेबल ट्रस्ट बनानी होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट यानी सामाजिक संस्था। उसके अंदर जैसे अभी आपका बीएमसीसी कॉलेज है, फर्ग्यूसन है, तो इसके संस्था का नाम क्या है पता है? बीएमसीसी संस्था नहीं है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बराबर है। या सामने एसपी कॉलेज है, एसपी कॉलेज संस्था नहीं है, शिप्र मंडल, शिक्षण प्रसारक मंडल जो भी है, देन उसके अंडर ये सब कॉलेजेस है। तो पुणे में जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह उनकी ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के अंडर वो अकाउंटिंग करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, ऐसा ट्रायल बैलेंस बनता है। दिस इज लाइक अ ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री बुक कीपिंग वगैरह करके। अब कि जैसे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है बोलो इनको? एजुकेट फीस होती है, डोनेशन मिलते हैं, बराबर है, एडमिशन फीस मिलती है, लेबोरेटरी डिपॉजिट मिलता है, बराबर है। और खर्चे क्या होते हैं? स्कूल को कॉलेज को रन करने का ऑपरेटिंग खर्चा होता है सबसे बड़ा। और उनके कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्डिंग, लेबोरेटरी, बुक वगैरह लाना, ये कैपिटल एक्सपेंसेस। अब इनके देखो इनको ग्रांट भी मिलते हैं गवर्नमेंट से। दो प्रकार के ग्रांट होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी क्या बेटा कि अगर ग्रांट हर महीना मिल रहा है पर्पज डे टू डे खर्चे को मीट करने के लिए, तो उसको इनकम समझो, रिकरिंग ग्रांट है। और जो कभी तो मिला और जिसका पर्पस कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। बोलो एग्जांपल देता हूं मैं, मेरा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट मुझे हर महीना अनुदान देती है, ग्रांट देती है फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी ऑफ माय टीचर, माझी अनुदानित शाळा आहे, तो दैट इज माय इनकम। बट सपोज आई एम गेटिंग ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, सो इट इज नॉट माय इनकम, इट इज माय लाइबिलिटी। क्योंकि पर्पस क्या है उस ग्रांट का? बार बार मिलेगा कभी तो। पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म, तो लाइबिलिटी में जाएगा। और अगर मुझे हर महीना मिलेगा ग्रांट, तो वो क्या बता? इनकम। समझ में आया? अभी देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने अनुदानित स्कूल है, हर स्कूल को महीना गवर्नमेंट पैसा देती है बच्चों के फूड के लिए। शाळेत काही की अंगणवाडी मध्ये वगैरे जेवण फ्री आहे बेटा, तर तो जो अनुदान मिळतो ते तर शाळेची इन्कम आहे। पण तो अंगणवाडीची बिल्डिंग बांधा म्हणून 10 लाख मिळाले, कम्प्युटर लॅब बनवा म्हणून 10 लाख मिळाले, दॅट इज नॉट इनकम, दॅट इज लायबिलिटी। So government grant sometime income and sometime liability. So the purpose of the government grant is important. ठीक है। अब यहाँ पे जो एक में प्रॉब्लम दिया है, कोशिश करो समझने की। और हम फिर इसको, आप सभी को पता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस यानी तो लाइबिलिटी रहेगी नहीं तो इनकम रहेगी, और डेबिट बैलेंस यानी क्या रहेगा? एक्सपेंसेस या एसेट। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। क्या है बेटा देखो, स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स, गिव नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। इस प्रॉब्लम में है ना बेटा, हमको जो गुड्स कंजम्पशन निकालना है वही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो निकालते हुए हमने क्या किया, सेल्स में से उसका प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो आपको कॉस्ट पता चल गई उस गुड्स की जो सेल किया। और ओपनिंग स्टॉक और परचेस दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस जो बचा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का है, परचेस 4 लाख है, कितने हो गए? 5। और 2 मिनट के लिए समझो बेटा मेरा सेल 8 लाख है, कितना है? 8। पर सेल में क्या इंक्लूड रहेगा? प्रॉफिट। तो अगर मैंने सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो सेल की कॉस्ट पता चल गई। 2 मिनट के लिए समझो 8 लाख में 1 लाख प्रॉफिट है, तो कितना बचा? कॉस्ट 7 लाख, और मेरी कॉस्ट अभी कितनी आई थी? 5। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 2 लाख। ये निकालने के लिए दिया है। आगे क्या है? ये तो बहुत डेंजर वाली एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में इस प्रॉब्लम में फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। ये क्या मुसीबत होती है सर? कोई नहीं, कोई मुसीबत नहीं होती है। फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का प्रेजेंटेशन बदलता है। कैसे? देखो बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, इधर ध्यान दो। ये आपको बिल्डिंग दिख रही है बेटा 16 लाख की, दिखी क्या? और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ही, हाँ ये रहा 480 है, देखा? तो इसको जब बैलेंस शीट में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, 16 लाख माइनस आज तक का प्रोविजन कितना है बेटा बोलो? 480। तो इसकी आज की कीमत कितनी आ गई बेटा? 11,20,000 आ गई, बराबर है। तो इसमें आज का इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? माइनस। इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस।
और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है? पी एंड एल। कहां पे जाता है? पी एंड एल। इसको कौन सी मेथड बोलते हैं? फंड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने डिप्रिसिएशन बोला, अपने को बोला कि कौन से बेसिस पे बोला है? स्ट्रेट लाइन। तो आप मुझे बताओ इसका कैसे लिखोगे? अभी इस साल का डिप्रिसिएशन 11-20 पे लोगे या 16 लाख? 16 लाख पे कितना टक्का बोला है बेटा? 5%। तो मैं 80,000 लूंगा कि नहीं? 80 कहां से आया? 16 5%। समझ में आया? तो मेरी बिल्डिंग दिखते वक्त कितने की दिखेगी? 10,40,000। और इसका कोई सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, ये ट्रायल बैलेंस में था, हाँ या ना? इसका सेकंड इफेक्ट आएगा कहां पे? एक्सपेंडिचर। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? देखो ना बेटा, ये सबके दिए, देखो ये चारों एसेट दिख रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे ये पांचों एसेट एसेट में जाएंगे, अंडरस्टैंड? उसमें से उनका प्रोविजन क्या करोगे, और जो बचेगा उसमें से फिर माइनस क्या करोगे? करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। सब पे करोगे कि जिस पर दिया उस पे? जैसे भी इस पे कितना दिया? 5, इस पे 10, इसका फंड नहीं है तो डायरेक्ट 20%। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे दोगे? एक्सपेंडिचर। तो ये तो क्लियर हो गया एडजस्टमेंट। अब अपने को एक एक पढ़ना है शुरुआत से। बोलो, अभी ये रिसीट क्या रहेगी बेटा? बोलो, इनकम। ये क्या रहेगी? इनकम। स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट आया है, बोलो। लाइबिलिटी है शायद, देख लो जाके। लाइबिलिटी है, क्योंकि आज न कल वापस करना पड़ेगा बेटा। हाँ, उसके आप कॉलेज को जो डिपॉजिट देते हो, लाइब्रेरी डिपॉजिट वगैरह, कॉलेज खा जाता है, तुम भूल गए तो। लेकिन उनके बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी में होती है। तुम कॉलेज की लाइब्रेरी डिपॉजिट 12th होने के बाद लिए थे कि नहीं? देखो याद करो, जो लोगों का 12th हो गया नहीं लिया है तो कॉलेज की लाइबिलिटी है। ठीक है। आगे, कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, इनकम 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 इनकम। अब देखो, ये कॉलेज के स्टोर का सेल ध्यान में है, इसको बाजू में रखेंगे हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी रहेगी, ये स्टॉक को बाजू में रखेंगे, वर्किंग नोट के लिए, परचेस को भी बाजू में। अब सैलरी बोलो, रिसर्च वालों की सैलरी, एक्सपेंसेस 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 एक्सपेंसेस, ये सबका सरनेम एक्सपेंस है ना बेटा? अब ये इन्वेस्टमेंट है, बोलो क्या रहेगा? एसेट। एक ही सेकंड, हाँ ये एसेट है, ये भी एसेट, ये भी एसेट, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हो गया। इसके आगे का तो बता दो। कैशर बैंक एसेट, लाइब्रेरी एसेट। अभी इधर ध्यान दो, इसको बोलते हैं इंटरनल यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये वाला क्या है बेटा? ये इंटरनल यूज ऑफ रिसोर्सेस यानी क्या? मेरे स्कूल के कैंटीन में मेरे ही टीचर खाना खा रहे हैं, दिस इज इंटरनल यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो इसको आपको क्या करना है? ये आपके लिए खर्चा भी है और आपके लिए क्या है? इनकम भी है। तो आप इसको खर्चे में ऐड करोगे कि नहीं? खर्चे में ऐड करोगे यानी एक्सपेंडिचर में लिखोगे। और जब अभी आप स्टॉक निकालोगे तब इनका भी क्या करोगे? वैल्यू, ये जो भी इन्होंने लिया है वो क्या करोगे? माइनस। तो ये वो एक ही नोट, वर्किंग नोट, आईएमपी है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट बोलो, ट्यूशन फीस अभी भी आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम, असेट और ऐड इन इनकम। तो इसमें सिर्फ डिफिकल्ट पार्ट क्या है बोलो फिर? वो कैलकुलेशन सारे। इनका पहला इफेक्ट डिबिट में आएगा, ये पता चल गया क्या? ठीक है, अब खाली वो मुझे स्टोर की वर्किंग करनी है, राइट? बस उतना आपको आ गया तो बाकी कुछ भी नहीं है, तो वो भी बता देता हूँ 2 मिनट में, बोल तो मेरा विषय खत्म हो जाएगा, चलेगा ना? एक ही सेकंड। सबसे पहले आप लोगे ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख है, पक्का? इसमें ऐड करोगे परचेसेस, 8 लाख है, पक्का? आपके पास नोट है तो लिख के बताओ, मेरे पास नहीं है। 8 लाख है, इनकी टोटल कर लो बेटा, कितनी हो गई? 11।
इसमें लेस इंटरनल कंजम्पशन, बोल तो ये वाले, ये 50, 1.5 लाख और 75,000 है, किनकी टोटल बोलो? 2 लाख, हाँ 275, बराबर। कितना बचेगा बोलो? 9 लाख 825 बेटा। इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करना है। ये क्यों तकलीफ दे रहा है भाई? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी कॉस्ट ऑफ सेल क्या मुसीबत है? आपकी टोटल सेल कितनी है बेटा? अरे सेल दिए ना मेरे में, 7.5 लाख है। उसमें प्रॉफिट कितना निकली है? तो 10% प्रॉफिट माइनस कर दो तो उसकी कॉस्ट आएगी बोलो? 670, राइट। तो आपका इस एक्टिविटी से प्रॉफिट ये क्या हुआ? बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस कितना? 1.5 लाख ना, 1.5 लाख। अभी ध्यान से सुनो बेटा, अभी इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दोगे समझ लो प्लीज। अरे बाबा इधर दो ना, इधर ध्यान दो। इसका इम्पैक्ट कहाँ दोगे? देखो, ये 3 लाख यहाँ पे ले लिया, इसको कहीं पे नहीं भेजना है। परचेज भी ट्रायल बैलेंस में था, यहाँ पे ले लिया, कहीं नहीं भेजना है। पर ये इंटरनल कंजम्पशन एडजस्टमेंट में था, तो इसके दो इफेक्ट हो गए। तो एक यहाँ पे ले लिया और दूसरा एक्सपेंसेस में। दूसरा कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंसेस। फिर अभी ये जो 75,000 का चलते है, देखो ट्रायल बैलेंस में 7.5 था, मैंने लिया 675, यानी आपकी इनकम 75,000 हुई। तो जो इनकम आपकी 75,000 हुई वो इनकम में लिखोगे। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 75। कैसे आया सर? 7.5 लाख पे 675 कॉस्ट है, तो आपकी प्रॉफिट कितनी है? मार्जिन 75, तो वो डायरेक्ट इनकम में। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या रहेगा? एसेट। क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? एसेट। ये एक वर्किंग छोड़ दो तो इस टॉपिक में कुछ, इस प्रॉब्लम में कुछ भी दम नहीं है। सर ऐसे नहीं समझा तो दूसरी आइडिया देखो। आप सभी को बेटा ट्रेडिंग अकाउंट पता है? ये बेटा पता है कि नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक होता है, बोलो ओपनिंग स्टॉक 3 लाख। ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस होता है बेटा, हाँ है ना? बोलो कितना? 8, हाँ है ना? ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल होता है, बोलो 750, हाँ है ना? ट्रेडिंग के क्रेडिट में गुड्स अगर हमने कंज्यूम किया, जैसे पार्टनर्स ड्राइंग लेता है वैसे, तो मटेरियल कंज्यूम या सब कुछ इंटरनल कंज्यूम, उनकी टोटल इंटरनल कंजम्पशन की। नहीं रे बेटा, नहीं दे, 275 है ना? 25 बाकी है क्या? किसके? स्पेस के क्या? मग तो 275 कुठून? अच्छा, 3 लाख, एक लाख के विषय असते ना। हाँ, अब सुनो, इतनी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी थी, तो बेटा अभी इस पे से मैं जीपी निकाल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने 10% बोला था, तो ये 75 आया ना। और ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक। अभी करो टोटल, 1175, 1175 वही बैलेंस। 125 आया। अरे बोलो, डन। अब इनके effect से क्यों नहीं देगी? देखो, ओपनिंग स्टॉक इसमें था कि नहीं, तो उसका एक ही इफेक्ट देगा, है ना? ये परचेज इसमें था तो एक ही इफेक्ट दे, यहाँ पे आया, डन। ये इसमें नहीं है, इसका इफेक्ट देना पड़ेगा आपको दूसरा, है ना? ये हमने ढूंढ के निकाला है। तो ये आपकी नेट इनकम है। नेट इनकम कहाँ पे जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। क्लियर? ये भी ट्रायल बैलेंस में था कि नहीं? बोलो रे जल्दी बोले। तो आ गया एक ही इफेक्ट। ये इसका ये एडजस्टमेंट में थे 3 लाख, इसके दो इफेक्ट होंगे, एक यहाँ पे और दूसरा एक्सपेंडिचर। और क्लोजिंग स्टॉक हमने ढूंढ के निकाला, इसलिए वो भी एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट, एक यहाँ पे और बैलेंस शीट एसेट। ये मैंने नहीं सिखाया था ऐसी मेथड, समझे क्या? तो आपके चेहरे देख के मुझे और एक आइडिया समझ में आ गई। हाँ बोला था। अच्छा, प्लीज। अरे बेटा ये सिखाया हुआ है प्रॉब्लम, वापस बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि आईएमपी है। धन्यवाद। चलो, दो टाइम टेबल कल का, हाँ। चलो।